हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है बेटा, उसमें जो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास अच्छे से देखी होगी और इस चैप्टर को, लेसन को समझने की कोशिश भी की होगी। जो हमारा लेसन है 11th क्लास का, हॉर्नबिल की जो बुक है उसका 4th लेसन, लैंडस्केप ऑफ सॉल, ठीक है, आत्मा का दृश्य, जिसको लिखा है नेथली फ्योर्बर ने। ओके, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान चुके थे और उसमें हमने जाना था कि ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पेंटिंग है, आर्ट है, उसके बारे में एक डिफरेंस आप लोगों को, इसका जो राइटर है वो आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। उसमें आगे हम करने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे का देख लीजिए, ठीक है ना, फिर इसके आगे के पार्ट को करते हैं। और उससे पहले पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो जुलाई मंथ का यूनिट टेस्ट है वो नेक्स्ट वीक कभी भी हो सकता है। उसके लिए शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का जो इससे पहले 2 चैप्टर हुए हैं, ठीक है, हमने जो 2 लेसन इससे पहले की हैं, लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, एंड लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग दैट द सागा कंटिन्यूज। ये दोनों लेसन आपकी जो आगे अभी एग्ज़ाम होगा, जो आपका यूनिट टेस्ट होगा जुलाई का, उसमें डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप उन दोनों लेसन्स को अच्छे से कर लेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था MCQ क्वेश्चन होंगे, इसमें भी फिर एक बार रिपीट किया है ताकि आप लोगों को इसका ध्यान रहे। आगे के काम के साथ साथ पीछे का रिवीजन जो है वो कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये जो लेसन है लैंडस्केप ऑफ सॉल, नेथली फ्योर्बर जो है इसकी राइटर हैं, और उन्होंने इसमें बताया था ईस्टर्न और वेस्टर्न पेंटिंग का एक डिफरेंस जो है उसको सामने रख रही थी। और कुछ पेंटिंग्स में छोटी छोटी 1-2 कहानियों के थ्रू उन्होंने बताया था कि किस तरह जो पेंटिंग होती है, आर्ट होती है, उसको दिखाया जाता है। एक पेंटर होता है, वो अपनी कला को किस तरह दिखाना चाहता है, ठीक है। तो उसमें बताया था कि एक जो जुआन सेंग नाम का जो राजा था टैंक सिटी में, उसके अंदर उन्होंने अपने जो पेंटर था उसको बताया था, ठीक है, कि भाई एक अच्छी सी पेंटिंग उसके दीवार को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए बनाई जाए। और उसने, पेंटर ने बहुत ही अच्छी सी कलाकारी जो है उस दीवार पे बनाई थी, ठीक है ना। एंड व्हेन द किंग सॉ इट देन ही वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट, ठीक है, एंड ही प्रेज्ड, appreciated that, and saw all the things whatever was given in that पेंटिंग। जो भी चीज़ें थी उसकी हर एक चीज़ को उसने, राजा ने तारीफ की, उसके बारे में बताया। तो लास्ट में जो पेंटर था उसने उसको बताया कि देयर इज अ सॉल इन दिस पेंटिंग ऑल्सो, इन दिस केव देयर वाज अ केव in that painting, and the painter told the king that there is a cave in this, and a soul is also there. So if you want to go inside, then you will see the inner beauty of that painting. And the king was surprised when he heard it, that what the painter was saying about that, ठीक है ना। तो बहुत ही उसको आश्चर्य हुआ कि ये पेंटर क्या कह रहा है। बट उसमें क्या था कि जैसे ही पेंटर ने क्लैपिंग की, और उसमें क्लैपिंग करने के बाद उसमें बताया, क्लैपिंग के बाद उसका जो केव है और दरवाज़ा ओपन होता है और पेंटर अंदर चला जाता है। एंड आफ्टर दैट द पेंटर डिड नॉट सी एनी टाइम, कभी वो दिखाई नहीं दोबारा, अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद हो गया और वो पेंटर कभी दिखाई नहीं दिया। इट वॉज ऑल्सो सरप्राइज ना, ये कुछ सरप्राइज की चीज़ है। आप भी कहेंगे कि दैट हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। बट उसके लिए उस कहता है पेंटर, उसकी आंखें आपको उधार लेनी होगी तब आप इस चीज़ को देख पाएंगे, है ना। कहता है उसमें आगे, उसने बताया कि एक क्वेंटिन मैट्सी नाम का एक और दूसरी कहानी जो बताई थी हमने आपको, क्वेंटिन मैट्सी जो था एक
लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, और उसने पेंटर की बेटी से प्यार किया, लेकिन पेंटर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसने, वो एक स्किलफुल था, और उसने एक उसके ऑफिस में, पेंटर के ऑफिस में एक ऐसी फ्लाई बनाई, बटरफ्लाई हम कह सकते हैं, मक्खी जो है वो बनाई। That when the painter saw it, he saw that in his table there was a real fly, and he want to move it away from there. वो उसे वहाँ से भगाना चाहता है। At that time he realized that it was the painting, so he was very surprised। और फिर उन दोनों की शादी करवाई पेंटर की। ठीक है ना, इस तरह की कहानी कहता है बहुत सारी उसमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो चीज़ें थी हमने 2-3 उसमें पिछले चैप्टर में सीखी थी, उसमें मैंने सारी डिटेल से आपको बता दी थी। अभी थोड़ा ब्रीफ पार्ट आपको समझाया है। अब इसके आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। चैप्टर थोड़ा सा आप कह सकते हैं राइटर ने कुछ क्रिटिकल चीज़ें या कुछ अनसुलझी चीज़ें आपको दिखाई हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। But try to understand that what the writer want to say you, that which type of the things what the writer wants to mention here in this chapter and this lessons. Okay, so listen. अब आगे क्या होता है, यहाँ पे कहता है हर एक पॉइंट को हम जानेंगे इसमें क्या है। यूरोपियन पेंटर की बात कर रहा है। ठीक है, यूरोपियन जो पेंटर होता है वो अपनी पेंटिंग के बारे में जो बताता है, राइटर उसके बारे में बताता है कि जो यूरोपियन पेंटर होते हैं ना, उनकी जो पेंटिंग होती है किस तरह की होती है, नेचुरल होती है। नेचुरल इन द सेंस कि जो सीन होता है, जिस तरह से नेचर दिखाता है, नेचर का सीन आप कभी देखेंगे मॉर्निंग टाइम का है, इवनिंग का टाइम है, किसी लैंडस्केप में आप देख रहे हैं, किसी माउंटेन पे आप देख रहे हैं, सनसेट का कोई सीन है, सनराइज का कोई सीन है, तो उसमें आपको लाइक दैट सन है, स्काई है, बर्ड्स हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो माउंटेन्स आप देख पा रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जो एक नेचुरल सीन होता है। और जब पेंटर पेंटिंग करता है तो वो उन नेचर से रिलेटेड चीज़ों को उठाता है और उनको पेंटिंग में रखता है। ठीक है, और उनको देखने के लिए वो राइटर क्या दिखाना चाह रहा है एक्चुअल में, उसके लिए कहता है उसकी आई जो है, राइटर्स की आई आपको जो है, सॉरी पेंटर की आई आपको उधार लेनी होती है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का है उस पेंटिंग को बनाने का, उसको दिखाने का, वो पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको रखना है उसको देखते टाइम। तो जब देखते टाइम वही पॉइंट ऑफ व्यू हो तो उसके लिए वो कब हो सकता है, जब आप उसकी आंखें उधार लेंगे, उसके हिसाब से उसको देखेंगे। ठीक है, ये चीज मानते हैं कौन, यूरोपियन पेंटर। ठीक है, बट दूसरा इसके बाद अगर हम चाइनीज पेंटर की बात करें, एक बार फिर से मैं यूरोपियन के ऊपर वापस एक बार फिर बताना चाहूंगा। कहता है यूरोपियन पेंटर जो है उनकी जो पेंटिंग के बारे में राइटर आप लोगों को समझा रहा है, बता रहा है, और वो क्या बताना चाह रहा है इसमें कि उनकी जो पेंटिंग होती है वो नेचर की चीज़ों को उठाता है और अपने जिस चीज़ को उस पेंटिंग में दिखाना चाहता है, जिस नज़रिए से वो उस पेंटिंग को देखता है और उसको बनाता है, उसी नज़रिए से आपको उसकी पेंटिंग देखनी होती है। और वही पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, वही नज़रिया रखने के लिए, वही दृष्टिकोण रखने के लिए आपको उस पेंटर की आईज को गौरव करना होता है, यानी वही दृष्टिकोण से आप उसको देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ मानते हैं कौन, यूरोपियन पेंटर। ठीक है, बट द चाइनीज पेंटर आर डिफरेंट फॉर दैट। ठीक है, चाइनीज जो पेंटर है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कहते हैं कि चाइनीज की जो पेंटिंग होती है नॉट नेचुरल। चाइनीज की पेंटिंग जो है नेचुरल नहीं होती, प्राकृतिक नहीं होती। उसमें वो क्या करते हैं, अपना जो भी चीज है, अपना जो वे है, अपना जो तरीका है, उसके अंदर जाने का, उसके बाहर आने का, उसमें चीजों को दिखाने का, उसको बताने का, वो नेचर से रिलेटेड नहीं होता है, वो उसका खुद का होता है। ठीक है, और जिस हिसाब से वो उसे खुद किसी भी तरह से रास्ता, वो यहाँ से इधर भी बना सकता है, इस साइड से भी कर सकता है, वो इस साइड भी कर सकता है, किसी भी तरीके से। ठीक है ना, इस चीज को यहाँ की बजाय यहाँ भी दिखा सकता है, यहाँ भी। दैट इज डिपेंड ऑन द पेंटर। ठीक है,
फिर कहता है जब उसकी नेचुरल नहीं होती और उसके बारे में जब खुद के उसके व्यूज फ्री होते हैं उसको बनाने के लिए, तो कहता है आप भी उसको देखने का, चेक करने का वे कोई भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर जाने का तरीका, उसके बाहर आने का तरीका, उसमें घुसने का तरीका, उसके किसी भी वे का, जो कागज पे जो चीज दिखाई गई है, जो कागज पे जो चीज दिखाई गई है उसको आप किसी भी ढंग से देख सकते हैं। These are thinking of Chinese painter, they thought like that. Is it clear? उसके बाद अगला एक कॉन्सेप्ट जो है राइटर आपको बताना चाहता है, और वो लेके आया है उसके लिए किस चीज को, सेंसुई एक वर्ड को लेके आया है, ठीक है। सेंसुई वर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, और इस थर्ड पॉइंट के थ्रू मैं आपको सेंसुई वर्ड का बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चंस भी आपके इससे रिलेटेड मिल सकता है। कहते हैं सेंसुई का, इसका वैसे जनरली आप करें शाब्दिक अर्थ जो है, ठीक है ना, तो वो क्या है, दो चीजें आप देखते हैं, माउंटेन एंड वाटर, पर्वत जल। तो अगर हम इसका मीनिंग कहें सेंसुई का, द मीनिंग ऑफ दैट मीन्स इज पर्वत जल, ठीक है। उसने एक पॉइंट को माउंटेन रख दिया और दूसरे पॉइंट को वाटर रख दिया। अब ये चीज आप कहेंगे सर ये कहाँ से, किस तरह की चीजें, यार बेटे ये पेंटिंग से रिलेटेड उनकी बातें हो रही है, ठीक है। और क्या कह रहा है इस पेंटिंग में, सेंसुई एक वर्ड को दिखाया जिसमें माउंटेन और वाटर। एक्चुअल होता क्या है, ध्यान से समझिए, होता क्या है कि जब कोई राइटर अपनी पेंटिंग बनाता है तो मोस्टली क्या करता है, उसमें माउंटेन्स वगैरह का भी जिक्र काफी आता है, वाटर जो है वो भी मोस्टली उसको यूज किया जाता है ना। तो कहता है इसमें दो चीजों को उन्होंने ले लिया। अब दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बताता है, कहता है माउंटेन के लिए अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन का क्या होता है, सपोज आप देख रहे हैं इस तरह से कोई भी माउंटेन जो बना हुआ है, कोई भी वे है इसका, है ना, तो ये कहता है इस तरह से ऊपर जाने का, नीचे ये जो है इसका इधर से, ये इधर से ऊपर जाने का, ये किसकी तरफ जा रहा है, हेवन की तरफ जाने का है, स्वर्ग का रास्ता कहा गया है इसे, ठीक है ना। चाहे आप इधर से जा रहे हैं ऊपर की साइड तो भी जाएगा, इधर से जा रहे हैं इससे भी जाएगा, ये ऊपर की तरफ, इसको हेवन के लिए डिनोट किया गया है कि स्वर्ग का जाने का रास्ता जो है, जिसमें और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो इसके साथ आती है, ठीक है। वाटर, वाटर एक ऐसी चीज है, वाटर का फ्लो जो होता है नीचे की तरफ रहता है ना, पानी हमेशा नीचे की तरफ रहता है। तो कहता है ये हेवन का है, तो ये किस चीज का हो गया, अर्थ का पार्ट हो गया। इसके साथ भी बहुत सारी जो ब्यूटीज हैं वो जुड़ी हुई है, ठीक है। माउंटेन इज द पार्ट ऑफ हेवन, इट इज अ वे टू गो टू हेवन एंड सो मेनी ब्यूटी आर विद इट। द सेम थिंग इज वाटर, दिस इज द वे टू गो इन ऑन अर्थ, ठीक है ना, एंड सो मेनी ब्यूटी आर आल्सो विद इट। इसके साथ भी बहुत सारी ब्यूटी जुड़ी हुई है। दोनों चीजें समझ में आई। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसुई, क्या है, माउंटेन एंड वाटर, ठीक है ना, पर्वत जल, माउंटेन वाटर दोनों इकट्ठा भी लिख सकते हैं, माउंटेन एंड वाटर भी आप लिख सकते हैं, पर्वत जल भी आप लिख सकते हैं। माउंटेन के बारे में व्हाट इज यू मीन बाय माउंटेन इन सेंसुई, क्या है उसमें, दिस इज द वे टू गो टू हेवन विद मैनी ब्यूटी, दिस इज आल्सो द सेम थिंग टू गो ऑन अर्थ, ठीक है। इसमें ही ये तो हो गया दो, एक किस चीज का, हेवन में जाने का, एक वाटर में जाने का। ये क्या है, पेंटिंग को बनाने की चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद अगली एक चीज आती है जो इन्हीं से जुड़ी हुई है, दो को एक्सप्लेन यहाँ पे करता है, तीसरे के बारे में बात करता है, और वो क्या होता है, एक ब्लैंक स्पेस की बात करता है, एक खाली जगह की बात करता है, एक रिक्त स्थान की बात करता है, ठीक है। और इसको इसने एक्सप्लेन किया है ब्रीदिंग के थ्रू, सांस लेने के लिए, ठीक है ना, सांस लेने के लिए इसने क्या किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। और क्या कहता है उसमें, लाइक दैट हम क्या कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू। तीसरा जो पार्ट है इसी से जुड़ा हुआ तीसरा पार्ट कहता है, तीसरा पार्ट है जो किसे कहा गया है, रिक्त स्थान का नाम दिया गया है, खाली जगह, और उसे ब्रीदिंग के थ्रू कहता है हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमने सांस लिया, उसके बाद जो हमने उसे रोका,
रोकने के बाद उसे हमने फिर से एक्सेल कर दिया, है ना। तो ये जो रोकना जो पार्ट है दैट इज ब्लैंक स्पेस, ये रिक्त स्थान है, ठीक है ना। ब्रीदिंग में इनहेल और एक्सहेल एंड उसके बाद उसमें बीच में जो प्रोसेस होता है जो वहां पे रुकता है वो क्या होता है हमारा, क्या कहते हैं उनसे, ब्लैंक स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैंक स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड पार्ट होता है, इसे कहता है हम कर सकते हैं किसके थ्रू, प्राणायाम, योगा, इन चीजों के थ्रू कर सकते हैं और इनको उसमें पेंटिंग के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट ऑफ ब्रेन इन दिस 2 पार्ट, ठीक है। उसके बाद अब एक नेक्स्ट जो है इसका आप लास्ट ही कह सकते हैं जो पार्ट आएगा दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द पेंटिंग। यहां तक जो बात थी हमारी पेंटिंग से रिलेटेड थी, अब कहता है एक और आर्ट की बात कर रहा है जो डिफरेंट है इस पेंटिंग से। अभी तक सारी पेंटिंग के लिए चल रही थी, चित्रकारी के लिए चल रही थी, ठीक है ना। कहता है एक फ्रेंच जो है पेंटर थी जिसका नाम था जीन डुबुफ, ठीक है ना, जीन डुबुफ, ठीक है। 1940 के अंदर, कौन सी सन के अंदर, 1940 में एक फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफ जो कि इन सब पेंटिंग से एक डिफरेंट चीज के बारे में सोच रहे थे। और वो किस चीज के बारे में सोच रहे थे, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए इसको, ब्रट आर्ट लिखा है मैंने, ब्रट आर्ट, एक ऐसी आर्ट जिसका कोई अनघड़ंत होती है, जिसको मतलब घड़ने का कोई तरीका नहीं, जिसको बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। ब्रट आर्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफ 1940 में इन सब चीजों से दूर एक और चीज के बारे में बात कर रहे थे, सोच रहे थे और करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे कहा गया है ब्रट आर्ट, ठीक है। और कहता है जब वो ये सोच रहे थे, वो कर रहे थे, उन्होंने इसके बारे में, इनके जो आर्टिस्ट होते थे, आर्टिस्ट इन द सेंस उनको आर्टिस्ट भी नहीं कहा जा सकता, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ये चीजें करने वाले हैं, लेकिन अपने आप चीजें होती चली जाती हैं। और कौन सी चीजों से, वेस्ट मटेरियल, जिनको हमारे लिए हम उनको वेस्ट समझते हैं और उनसे वो अपनी आर्ट दिखा के उन चीजों में एक नई कला का निर्माण करते हैं, है ना। उसको कौन सोच रहा था, जीन डुबुफ 1940 में ब्रट आर्ट के बारे में, अनघड़ंत कला जिसमें किसी के बारे में कोई घड़ने की कोई कला ही नहीं है वो, और फिर भी वो एक कला है। क्या कहता है उसमें, कहता है मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में बात कर रहा है इस ब्रट आर्ट को बहुत ज्यादा, इस ब्रट आर्ट को उस टाइम वो सोच रहा था ब्रट आर्ट को, मॉडर्न टाइम में तो इसको बहुत ज्यादा अहमियत मिली है। आप लोग भी कई बार आपको भी इस ब्रट आर्ट से रिलेटेड होमवर्क मिल जाता है, पता है क्या होमवर्क मिलता है, बताइए चलो, क्या बात। You can get also the homework related to the bird art in your school. कभी मिला भी होगा छोटी क्लासेस में या अभी भी कभी मिल सकता है। तो क्या है, वो कहता है कि जब आप अपने घर पे किसी भी वेस्ट मटेरियल से कोई ऐसी चीज बना के लेके आइए, है वेस्ट मटेरियल को एक यूजफुल मेथड में काम में लाना, है ना। तो कहता है जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तो मॉडर्न टाइम में इसको बहुत माना गया। और नेक चंद जो है, ठीक है ना, कहता है नेक चंद जो है जिन्होंने अपनी कला, वो ये इसके बारे में सोच रहे थे, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे, उसके टाइम पे नेक चंद ने अपनी उस कला को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और जो आज भी आप लोग देख सकते हैं, चंडीगढ़ जो शहर है उसमें रॉक गार्डन के नाम से आज भी जाना जाता है। और नेकचंद का रॉक गार्डन कहता है बहुत ज्यादा लंबी जगह तक, बहुत दूर तक उसको फेमस माना जाता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसकी जो आर्ट थी, ये जो रॉक गार्डन है, नेकचंद की जो आर्ट है, उसको कहता है एक रो विजन मैगजीन, ब्रिटेन की एक रो विजन नाम की जो मैगजीन है, उसने अपने 15 नंबर पेज के ऊपर, अंक के ऊपर, 15 जो उसका पेज है, अंक है, चरण है, उसमें उसके जो रॉक गार्डन का जो फर्स्ट
चित्र है ना जिसमें झरने टाइप में है और कुछ लेडीज खड़ी हुई है, उस चित्र को उन्होंने उस मैगजीन के फर्स्ट पेज पे प्रिंट किया हुआ है, जो कहता है हमारे यहाँ पे ही नहीं, ये जो रॉक गार्डन है, इस तरह की कला है, जो हमारा नेकचंद का ये रॉक गार्डन है फेमस है, वो काफ़ी कंट्रीज में इस कला को, बहुत सारे कंट्रीज में भी इसको फेमस माना गया है। और कहता है रियलम ऑफ नेकचंद, ठीक है ना, रियलम ऑफ नेकचंद के ऊपर जो संवाद होते हैं उसको जो लिया गया है, कहता है अक्टूबर से लेके आगे 5 महीने तक स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली, इन देशों के जो संग्रहालय हैं, म्यूजियम हैं, उनके अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, कहता है फ्रेंच पेंटर जीन ड्यूबिफ जो है 1940 में ब्रट आर्ट जो थी यानी अनग्रंथ जो कला है उसके बारे में सोच रहे थे, लोगों को प्रशिक्षण दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे किस तरह की चीज भी होनी चाहिए। उस टाइम कहता है नेकचंद ने अपना रॉक गार्डन जो है उसकी तैयारी, जहाँ पे जंगल टाइप में होता था और वहाँ उसने उस रॉक गार्डन बनाया, टोटल वेस्ट मटेरियल से उस कला को दिखाया, उसमें जो भी चीजें थी जो वेस्ट किया। इफ यू गेट द चांस टू गो देयर then try to go and watch it, उसको देखिए, ठीक है। और कहता है रियलम ऑफ जो नेकचंद है, उसके बाद कहता है इसमें रॉ विजन मैगजीन के अंदर, ब्रिटेन की जो मैगजीन है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर उसके रॉक गार्डन की पहली जो पिक्चर है जिसमें झरना और लेडीज खड़ी हुई है, उसको इस पहले 50 अंक में छापा गया है, ठीक है। और रियलम ऑफ नेकचंद जो है इसका जो संवाद है वो चलता है, वो रहता है अक्टूबर से आगे के 5 महीने, जो कि 4 देशों के अंदर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के म्यूजियम्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और नेकचंद इस चीज़ के बारे में एक ही बात बोलते हैं और वो क्या कहते हैं कि लोगों को जब वो लोग जब उसकी उस रॉक गार्डन को देखते हैं और लोगों को जो खुशी मिलती है उसको देखने के बाद, वही कहता है मेरा इनाम होता है और वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होती है कि लोग जो हैं मेरी उस कला को देख के खुश हो रहे हैं। दैट इज अ गिफ्ट फॉर मी, दैट इज द रिवार्ड फॉर मी एंड दैट इज द रियल हैप्पीनेस फॉर मी, वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, ठीक है। आई होप इट इज कि आपको समझ आया होगा। इसको समझने के लिए इसकी पिछली वीडियो को, इस वीडियो को बार बार देखिए, ध्यान से समझिए किस चीज़ को राइटर दिखाना चाह रहा है। कहीं किसी को उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है ना। और इसके जो PDF है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। आप अपने आप से भी इसके जो नोट्स हैं उनको तैयार कर सकते हैं। सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू।